जय हिंद टीचर्स। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स जो अक्सर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और छात्र इनको गलत करते ही करते हैं। आपको इन क्वेश्चंस को इन वीडियो में हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे और समझाने का तरीका वो रहने वाला है कि अगर आपने इस वीडियो को कवर कर लिया ना, देन इसमें से डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन गलत तो नहीं होने वाला है। तो हमारा चल रहा है प्राथमिक शिक्षा के नवीन प्रयास और आज ये तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं आज जो टॉपिक्स वो आपके सामने हैं। कोठारी आयोग को कवर करेंगे क्योंकि ये स्वतंत्रता के बाद का आयोग है, तो इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कवर करेंगे और प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA, इसको भी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हैं। तो हमारा कोठारी आयोग बनता है, तो भारत सरकार ने, इस डेट को आप याद रखेंगे, 14 जुलाई 1964 के प्रस्ताव में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे प्रोफेसर DS कोठारी। DS कोठारी दौलत सिंह कोठारी, काफी दौलत थे, धनीवान थे, लेकिन किसके? विद्या के धनी थे। तो इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बना दिया जाता है जिसको शिक्षा आयोग बोला गया। अब इनकी नियुक्ति हो जाती है। अब इस आयोग को प्रोफेसर कोठारी के नाम पर ही इसको क्या बोल दिया गया? कोठारी आयोग। तो इस स्लाइड में हमने सीख लिया है कि कोठारी आयोग का जो अध्यक्ष है 14 जुलाई 1964 को प्रोफेसर DS कोठारी को बनाया जाता है। और इसको कोठारी आयोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अध्यक्ष ही कोठारी हैं। लास्ट वीडियो में हमने हंटर आयोग के बारे में पढ़ा था। हंटर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मिस्टर हंटर, इसी वजह से उसको हंटर आयोग बोलते थे। अब ये जो आयोग बना, इसमें टोटल 17 सदस्य थे, जिनमें से 6 सदस्य जो थे वो अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे। यानी अच्छे शिक्षा विशेषज्ञों को रखा गया ताकि ये आयोग जो है वो अच्छी तरीके से कार्य कर सके। अब जो शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य थे वो क्या है कि शिक्षा में वृद्धि। भाई सीधी बात है, आयोग बना है तो आयोग बनाने का उद्देश्य यही था कि शिक्षा में वृद्धि की जाए। जहां तक लोगों के पास शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है वहां तक शिक्षा पहुंचाई जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित बनाया जाए। अब शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और राष्ट्रीय एकता की यहां बात की गई, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति के अंदर क्या नहीं होता? भेदभाव कम करता है। एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो भेदभाव के अंधकार को मिटा सकता है। इसीलिए सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के लिए सभी का शिक्षित होना अति आवश्यक होता है। इसलिए इसमें बात की गई कि शिक्षा के माध्यम से हम सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करने की यहां बात की गई। बोला कि हमारी जो शिक्षा के अंदर नीरसता है उसको कम करने के लिए हमें शिक्षा को आधुनिक करना है। यानी कि हमको पेन पेपर से अब डिजिटल बोर्ड्स और कैसे जाना है, कंप्यूटर तक लेके जानी है अपनी शिक्षा, तो उसका हमको आधुनिकीकरण करना है। शिक्षा के माध्यम से कृषि और उद्योगों का तीव्र विकास करना है। लोग धीरे धीरे जहां कृषि में क्या कर रहे हैं, लगातार लॉस कर रहे हैं, तो उनको नॉलेज नहीं है ना कि कितना हमको मैन्योर डालने हैं, कितना किस तरीके से खेती करनी है, कैसे उपज करनी है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कैसे करना है। तो हम उनको उनके रिलेटेड फील्ड की क्या प्रोवाइड कराएंगे? नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा? कृषि का और उद्योगों का भी तीव्र गति से विकास होगा। अब शिक्षा के माध्यम से नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के विकास करने की बात की गई। नैतिक यानी कि मोरल वैल्यूज़, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, देश का सम्मान करना चाहिए, हमें समय से पढ़ना चाहिए। ये हमारी क्या है? सारी नैतिक हमारी मूल्य हैं। आध्यात्मिक वैल्यूज़ क्या होती हैं? हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमें किसी के यहाँ चोरी नहीं करनी चाहिए। ये हमारे सारे कैसे हैं? ये हमारे आध्यात्मिक वैल्यूज़ हैं। हमें ईश्वर में भरोसा करना चाहिए, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, हर परिस्थिति में हमको सही डिसीजंस लेने चाहिए। ये हमारी सारी आध्यात्मिक वैल्यूज़ हैं। सामाजिक मूल्य क्या होते हैं? हमें समाज में कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से समाज में हमारी जो स्थिति है वो क्या हो? खराब हो, या समाज में हमको एक अयोग्य नागरिक माना जाए। तो ये हमारे क्या है? कुछ सामाजिक मूल्य हैं। तो शिक्षा के ये राष्ट्रीय उद्देश्य थे। क्या क्या उद्देश्य थे? कि भाई शिक्षा में वृद्धि करो, उसके अलावा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देंगे, शिक्षा का हम आधुनिकीकरण करेंगे और कृषि का, उद्योगों का तीव्र विकास करेंगे, और नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जो मूल्य हैं उनका भी हम क्या करेंगे? विकास करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और मुझे लग रहा है कि इस वर्ष ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य क्या थे। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, उसको याद करके रखिएगा। शिक्षा की संरचना और अगर स्तर की बात करें हम कोठारी आयोग के माध्यम से, तो शिक्षा, भारत में शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए 10+2+3 की एक समान संरचना प्रस्तावित की गई। अब इसका मतलब क्या था? जिसमें 10 साल की आपकी सामान्य शिक्षा रहेगी, 2 साल की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा है और 3 साल की स्नातक शिक्षा की इसमें बात की गई। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य वही है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, वो भी कैसे? मातृभाषा में शिक्षण
और व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया जाए। यानी कि हम उनको मातृभाषा में शिक्षा तो देंगे, उसके अलावा उनकी जो व्यावसायिक शिक्षा है, जो इन फ्यूचर जाके उनकी लिवलीहुड है, उनकी रोजगार की व्यवस्था कर सके, ऐसी शिक्षा पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। ये शिक्षा की संरचना और स्तर की बात हो गई। अध्यापकों के लिए भी इसमें कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए। तो अध्यापकों के लिए क्या बातें कही गई, तो अध्यापकों की सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक स्थिति में सुधार के लिए व्यापक सिफारिशें की गई। कोठारी आयोग ने क्या क्या सिफारिशें की हैं, तो आयोग ने बेहतर वेतनमान, बोला कि इनकी थोड़ी सैलरी भैया इंक्रीज करो टीचर्स की, ताकि ये समाज में इनको अच्छा दर्जा मिल सके। और आज तो इतनी इंक्रीज हो गई है कि हम सब, आप क्या बनना चाह रहे हैं, शिक्षक, सरकारी शिक्षक बनना चाह रहे हैं। तो किसकी वजह से, बेहतर वेतनमान की वजह से, और समाज में भी एक अच्छा खासा इज्जत का दर्जा मिलता है इसकी वजह से। सेवा सुरक्षा यानी पेंशन की यहाँ बात की जा रही है। उसके अलावा प्रशिक्षण के उच्च मानक, उन्होंने बोला जो टीचर्स है ना, टीचर्स बनने उनको प्रशिक्षण प्रोवाइड कराओ, उनको ट्रेनिंग दो ताकि ये अच्छे से अच्छा पढ़ा सकें। उसके अलावा शिक्षकों की एकेडमिक स्वतंत्रता की भी यहाँ बात की गई। बोला कि टीचर्स को भी फ्री छोड़ो, क्योंकि हर जगह समान रूप से एक जैसे बालक नहीं मिलते हैं। अगर हम एक जैसी नीति बना देंगे कि हमको इसी तरीके से पढ़ाना है, तो हर जगह वो फॉलो नहीं कराई जा सकती है। तो भाई शिक्षक को थोड़ी स्वतंत्रता दो, वो अपने हिसाब से चीज़ों को बनाएगा कि हमको अपने बच्चों का किस तरीके से विकास करना है। अब यहाँ पे क्या, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके और योग्य लोग इस पेशे की ओर आकर्षित हों। अगर देखिए हमारी बेसिकली डिमांड्स क्या होती हैं, यही तो होती हैं। अगर ये सारी डिमांड्स हैं तो सीधी बात है हम किसी भी पेशे को चुनते हैं, हमको भाई समाज में थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाए, हमारे पास भैया ठीक ठाक सैलरी मिलने लग जाए, और क्या है उसके अलावा जो व्यावसायिक स्थिति में सुधार आ जाए, तो ईजिली हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोफेशन को ले लेते हैं। तो अध्यापकों के लिए प्रमुख सुझाव क्या किए गए, इनको अब आप आंख बंद करके अगर एक बार रिवाइज करेंगे ना, तो इन एग्जाम में भी आप आराम से इनको लिख पाएंगे कि भैया हमको अच्छा वेतन दे दो, हमको समाज में सुरक्षा प्रोवाइड करा दो, और हमको इज्जत दे दो, हमको बस यही चाहिए। और यही सारी सिफारिशें कोठारी आयोग में की गई थी। अध्यापकों के यहाँ पे प्रशिक्षण की भी बात की गई। तो प्रशिक्षण के लिए क्या बोला गया कि अध्यापकों को अध्ययन की अधिक सुविधाएं दी जाएं। बोले कि भैया आप प्रशिक्षण में उनको क्या करो, उनको अध्ययन की सुविधा दो, वो पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे, क्योंकि हम जितना पढ़ते हैं उतना ही हमारे मस्तिष्क का विकास होता है और हम उतना ही अच्छा सोच पाते हैं। दूसरा बोला गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण को भी स्थान दिया जाए। जो विश्वविद्यालय, जहां हम ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहां पे कोई एक ऐसा पाठ्यक्रम लेके आया जाए जिसमें प्रशिक्षण की बात की गई हो। जैसे बीएड ही अपना देख लीजिए, इसमें क्या होता है, हमको प्रशिक्षित ही तो किया जाता है कि हमको इन फ्यूचर किस तरीके से पढ़ाना है। राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियां, बोले कि जिस प्रकार की आवश्यकता हो उसी हिसाब की शिक्षण विधि होनी चाहिए, शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, और शिक्षण का क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए, और उनमें समुचित क्या लाना है, हमको परिवर्तन लाना है। वो कह रहे पुराने तरीके से चीजें चल रही थी, उनको चेंज करो। जो शिक्षण की विधियां उनको हमको बदलने की आवश्यकता है, शिक्षण की सामग्री को बदलने की आवश्यकता है। जैसे पहले ब्लैक बोर्ड पुराने चलते थे, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में सारे जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें भी डिजिटल बोर्ड पहुंचाए जा रहे हैं। तो यानी कि क्या है कि शिक्षण की जो सामग्री है उनको आधुनिक करो, उनको बदलिए आप, और शिक्षण का जो पाठ्यक्रम है उसमें भी क्या लेके आइए, परिवर्तन लेके आइए। प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए जो स्नातक हैं, प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की होनी चाहिए। बोल रहे हैं कि जो स्नातक कर चुके हैं, जो ग्रेजुएट हैं, उनकी प्रशिक्षण की अवधि कितनी होनी चाहिए, 2 वर्ष होनी चाहिए। आपका डीएलएड ही देख लीजिए, 2 वर्ष में होता है आपका। 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर, फिर अगले साल में 2 सेमेस्टर हो जाते हैं। बीएड भी कहता होता है 2 साल का होता है, 2 सेमेस्टर इधर 2 सेमेस्टर उधर, यानी कि 2 साल का यहाँ पे क्या है, प्रशिक्षण की अवधि होती है। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के अध्यापकों के पास या तो शिक्षा में एमए हो, जिसकी एमए की उपाधि हो जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, या फिर बीएड की उपाधि के साथ साथ कोई स्नातकोत्तर उपाधि भी होनी चाहिए। यानी प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक हैं, तो इसीलिए तो हम लोगों को कंडीशन रखी जाती है कि आपके पास या तो डीएलएड होना चाहिए, उसके अलावा स्नातक यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए, नहीं तो आपके पास क्या होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। उससे ऊपर की शिक्षा आप अगर बालकों को देना चाहते हैं उसके लिए। शैक्षिक अवसरों की समानता की यहाँ बात करी गई। यहाँ बोला गया कि भारतीय शिक्षा में सामाजिक न्याय और समानता लाने के लिए सभी को समान अवसर देने पर जोर दिया गया। यहाँ बोला गया कि सामाजिक अगर न्याय को हमको लाना है, सामाजिक न्याय का मतलब सभी के पास समान शिक्षा के अवसर होने चाहिए, और समानता के लिए हमको इनको अवसर देने ही पड़ेंगे, जिनमें मुख्य रूप से था कि 14 वर्ष तक की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। आरटीई एक्ट 2009 हमने पढ़ा रखा है, पहली क्लास में हमने उसको कवर किया था। तो इसके बारे में बात की। समान स्कूल प्रणाली की बात की गई। उन्होंने बोला चाहे हायर हो या लोअर हो, उनको एक समान स्कूल प्रणाली उपलब्ध कराई जाए ताकि एक समान शिक्षा उनको प्राप्त हो। इसमें स्पेशली महिलाओं व पिछड़े वर्गों के लिए
विशेष प्रावधान और जनजातीय शिक्षा पर फोकस किया गया। उन्होंने कहा कि समाज में देखिए कौन ज्यादा पिछड़ रहा है, तो उन्होंने देखा कि महिलाएं पिछड़ रही हैं, लोग उनकी भैया क्या नहीं करा रहे हैं, कंप्लीट एजुकेशन नहीं करा रहे हैं, जैसे ही थोड़ा बड़े हो रहे हैं बच्चे शादी कर दे रहे हैं, ठीक है, उनको आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहाँ इसमें बात की गई है कि महिलाओं की शिक्षा पे, थोड़ा पिछड़े वर्ग जो पिछड़ते जा रहे हैं उन पे, और उसके अलावा जो जनजातीय हैं, एससी हैं, उन पे भी क्या करिए, जनजाति सॉरी एससी नहीं एसटी, जो एसटी हैं आपके, तो एसटी के शिक्षा पे क्या की गई, बात की गई है इस आयोग के द्वारा। स्कूली शिक्षा का विस्तार, की स्कूली शिक्षा के विस्तार के लिए क्या बात की गई है, तो 1975 से 76 तक देश के सभी बच्चों के लिए 5 साल की गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हो जानी चाहिए, ये एक टारगेट दिया गया इस स्कूली शिक्षा के विस्तार में। और 1985 से 86 तक क्या होना चाहिए कि देश के सभी बच्चों के लिए 7 साल की गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा की योजना पूरी हो जानी चाहिए, और भारतीय संविधान द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ये आप कमेंट करके हमको बताइएगा। स्कूली शिक्षा के विस्तार में ही आगे देखते हैं कि अपव्यय और गतिरोध को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। यहां ऐसा बोला गया, अपव्यय क्या होता है कि हमने भी बालक को स्कूल में प्रवेश दिलाया, हमने उसको पढ़ाया और बीच में ही उसने क्या कर दिया, ड्रॉप आउट कर दिया, छोड़ दिया, तो हमने जितना एफर्ट किया उसके ऊपर सब क्या हो गया, बेकार हो गया। तो यहाँ बोला गया कि अपव्यय और गतिरोध, यानी कि बालक को ऐसी चीजें जो पढ़ने से रोक रही हैं, जो उसको शिक्षा ग्रहण करने में बाधा बन रही है, वो गतिरोध है, तो उनको कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना इस प्रकार की जानी चाहिए कि निम्न प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालय बच्चे के घर से क्रमशः 1 और 3 मील से अधिक दूर नहीं होने चाहिए। यहाँ बोला गया कि भाई अगर आप चाहते हैं कि सबको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है वो सबके पास पहुंच जाए, हमको हमारे टारगेट शिक्षा विस्तार के अगर कंप्लीट करने हैं जो संविधान के लक्ष्य हैं, तो उसके लिए ये आपको ध्यान देना होगा कि प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक जो विद्यालय हैं वो क्रमशः 1 मील और 3 मील से अधिक दूर नहीं होने चाहिए। प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 मील की दूरी और उच्च आपका जो प्राथमिक विद्यालय है उसके लिए 3 मील की जो दूरी है वो निर्धारित की गई, क्योंकि छोटा बच्चा है तो थोड़ी कम दूरी को चले, थोड़ा बड़ा बच्चा है तो थोड़ी ज्यादा दूरी चल लेगा। जिन बच्चों को निम्न शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे की पढ़ाई करने की इच्छा नहीं है, निम्न मतलब आपने पहले देखे होंगे हमारे काफी सारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने 8वीं पास कर ली, बस किसी ने 5वीं पास कर ली, तो यानी जिन्होंने निम्न शिक्षा प्राप्त करने के बाद अब पढ़ाई करने की उनकी अगर इच्छा नहीं है, तो उनके लिए अल्पकालिक शिक्षा की क्या करनी चाहिए, व्यवस्था की जानी चाहिए। भाई उनको इतना साक्षर बना दीजिए ताकि वो पढ़े लिखे तो कहलाएं ही, तो इस चीज के लिए हमको क्या करनी चाहिए, इनकी व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा भी आपका कोठारी आयोग ने बोला है। पाठ्यक्रम में सुधार की भी ये बात करते हैं कि विद्यालयों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अभी हमने जस्ट इस बात को डिस्कस किया था कि हर जगह एक ही पाठ्यक्रम लागू नहीं किया जा सकता है, इसलिए विद्यालयों को इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे अपने अनुरूप क्या कर सके, पाठ्यक्रम को बना सकें। उसके अलावा कहते हैं कि कक्षा 1 से 4 तक मातृभाषा में पढ़ाइए। 1 से 4 तक का बच्चा है तो उसको मातृभाषा में पढ़ाइए। यहाँ मातृभाषा को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। यहाँ पे मातृभाषा का मतलब है लोकल डायलेक्ट से है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम किसी भी जगह लोकल में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ छोटे बच्चे को उसकी ही अगर आप मातृभाषा में पढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाता है। मातृभाषा के लिए हिंदी नहीं है, क्योंकि हिंदी में भी अलग अलग जगह के डायलेक्ट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि छोटा बच्चा तो उसको बोला आओ लला बैठो, तो मैं पढ़ा रहे हैं बैठो, बोलो बड़े यहाँ से आम, छोटे यहाँ से अनार। तो जब इस तरीके की लैंग्वेज उनके सामने हम यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी क्या कर पाता है, रिलेट कर पाता है। इसलिए बोला है कि कक्षा 1 से 4 तक लगभग मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा जो है उसका उपयोग करिए। कक्षा 5 से 7 तक आप 2 भाषाओं का उपयोग करिए तथा कक्षा 8 से 10 तक 3 भाषाएं अनिवार्य होनी ही चाहिए। तो ये क्या हो गया, पाठ्यक्रम में सुधार की हमने बात कर ली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको प्रारंभ करने से पहले हम फटाफट एक बार ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमने वो पॉइंट्स लिए हैं जिनको आप एग्जाम में लिखते हैं, देन यू विल गेट 100% गुड मार्क्स। ठीक है, और ये सारे इतने इजी पॉइंट्स हैं कि इनको आप अगर एक बार आंख बंद करके एग्जाम हॉल में बैठ के सोचेंगे भी ना तो सारी चीज़ें आपको ईजिली आप मेमोराइज कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो कोठारी आयोग हो गया, उसके बाद आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कब आती है, 1986 में। इसको आप याद जरूर रखेंगे ईयर को। तो शिक्षा में समानता, गुणवत्ता और 10+2 3 की संरचना पर
केंद्रित हमारी एक नीति आती है जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कहा गया। समानता का मतलब अब आपके मन में अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि समानता से तात्पर्य क्या है। समानता से तात्पर्य सभी को समान अवसर मिले शिक्षा के। गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छा उनको पढ़ाइए आप। उसके अलावा संरचना ये वही है, 10 साल पहले आपकी नॉर्मल एजुकेशन दो, 2 साल की उच्चतर दे दीजिए, 3 साल का उनको ग्रेजुएशन करने का टाइम दीजिए। तो यहाँ लिखा है 14 वर्ष तक के अनिवार्य शिक्षा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है और इस साल भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसके तहत प्राथमिक विद्यालयों में सुधार, महिलाओं, SC ST के लिए समान अवसर और शिक्षकों के लिए डाइट की स्थापना। डाइट का मतलब वह स्थान जहां पे इनको प्रशिक्षण प्रोवाइड कराया जाएगा शिक्षकों को। अब राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, इसमें 10+2+3 की एक समान संरचना को पूरे देश में लागू कराना NEP का उद्देश्य था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था? तो प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं, यानी कि कोई भी प्राथमिक विद्यालय तो इतनी तो होनी ही चाहिए चीजें, जिसमें से 2 बड़े कमरे होने चाहिए, शौचालय होना चाहिए, शिक्षक शिक्षण सामग्री, यानी शिक्षक को पढ़ाने के लिए सामग्री तो होनी चाहिए भाई। क्लास में ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, चौक होनी चाहिए, तभी तो शिक्षक पढ़ाएगा। तो शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। इन सब चीजों को सुनिश्चित करना NEP का उद्देश्य था। समानता के लिए शिक्षा, बोले कि इक्वालिटी के लिए हमको एजुकेशन देनी पड़ेगी कि अनुसूचित जाति, जिनको SC बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति यानी ST और महिलाओं की शिक्षा पर इसमें क्या दिया गया? विशेष जोर दिया गया, क्योंकि यही लोग थे जो कि प्राथमिक शिक्षा को सही से प्राप्त नहीं कर पा रहे थे और पिछड़ते जा रहे थे। शिक्षक की शिक्षा पे भी यहाँ बात की गई। यहाँ बोला गया कि जो शिक्षक है उनको प्रशिक्षण देने के लिए जिला में शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिसको हम डाइट बोलते हैं, उसकी स्थापना करिए ताकि बेहतर शिक्षक सामने आ सकें और प्राथमिक शिक्षा अच्छे से प्रोवाइड करा सकें। गैर औपचारिक शिक्षा की भी यहाँ बात की गई है। गैर औपचारिक शिक्षा क्या है? तो स्कूल छोड़ देने वाले या दूर दराज के बच्चों के लिए गैर औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। गैर औपचारिक शिक्षा ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, ना तो एग्जाम होता है, ना उसका कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है। ये क्या होती है? आपके समाज से रिलेटेड होती है, जो आपको समाज में आगे बढ़ने के लिए योग्य बनाती है। तो वो क्या है? आपकी गैर औपचारिक शिक्षा है। उसके अलावा मूल्यांकन प्रणाली की भी बात करी है NEP ने। NEP कहती है कि परीक्षा में सुधार और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया जाना चाहिए। बोले कि मूल्यांकन सतत होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, ताकि हमको पता चले कि प्रोग्रेस हो कितनी रही है। बाल केंद्रित शिक्षा की बात की गई। अगर आपने पिछली हमारी कुछ क्लासेस देखी होंगी तो लास्ट क्लास में बात की गई थी कि जो गुरुकुल की शिक्षाएं होती थी वो कैसी होती थी? अध्यापक केंद्रित होती थी। लेकिन यहाँ पे कैसी बात करी गई है? बाल केंद्रित बात की गई है, क्योंकि वैद्य काल में उस समय क्या होता था कि अध्यापक सर्वोपरि होता है, लेकिन आज के समय में हमारा जो बालक है वो सर्वोपरि है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे टीचर को कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे बोला गया बाल केंद्रित शिक्षा में कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को फेल ना करने की नीति और खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया गया कि बच्चे को भैया खेलना पसंद है तो हम उसको खेल खेल में पढ़ा देंगे, उसको भैया फेल नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। ये बोला है किसने? NEP ने बोला है। आगे आती है राष्ट्रीय संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको PAO, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बोला गया कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि 1986, अभी हमने पढ़ा NEP 1986 की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करो। उन्होंने कहा कि नीति तो आ गई लेकिन सही से अभी लागू नहीं हो पाई है, तो उसको लागू करने के लिए हमने प्रोग्राम ऑफ एक्शन लेके आ गए, जिसको संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 बोला गया। इसके तहत 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, लड़कियों व कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान और डाइट के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया। यानी इसमें वही सारी बातें हैं जो हम NEP में पढ़ के आए हैं। NEP में भी बोला गया था कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए शिक्षा। उसके अलावा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा तो सबके पास पहुंचनी चाहिए। लड़कियां यानी महिलाओं की बात करें और कमजोर वर्ग यानी SC ST और OBC जो पिछड़ रहे हैं, उनके लिए यहाँ शिक्षा की बात करी गई है। और किसकी? डाइट की, यानी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए डाइट की हमको स्थापना करनी है। अब इसके वही सारे मुख्य बिंदु थे। क्या क्या थे? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी कि हर व्यक्ति तक क्या पहुंचनी चाहिए? आपकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो पहुंचनी चाहिए हर व्यक्ति तक। तो वो क्या हो गया? सर्व शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था? तो बेसिकली ये जो था तो प्राथमिक विद्यालयों की सुधार से संबंधित एक ऑपरेशन था। इसमें क्या था कि जो जरूरत की सामग्री है जिससे कि शिक्षा का विकास हो सके उनको पहुंचाई। जैसे प्राथमिक विद्यालयों के लिए क्या था कि कम से कम 2 सामान्य कमरे होने चाहिए, 2 बड़े कमरे होने चाहिए। उसके अलावा
शौचालय होने चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब बच्चे ने अगर बोला कि नहीं सर हमको फ्रेश होने जाना, तो बच्चे भाग गए, फिर पढ़ने ही नहीं आते, तो ना शौचालय यहाँ बना दो, आराम से पढ़ेंगे। उसके अलावा शिक्षक शिक्षण सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है। डाइट की स्थापना करिए, प्रत्येक जिले में एक डाइट होना चाहिए, जहाँ पे क्या होना चाहिए, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा सके। शिक्षक प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, तो शिक्षकों को अच्छा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, और कहाँ दिया जाएगा, वो डाइट में दिया जाएगा प्रशिक्षण। पाठ्यक्रम में सुधार करिए कि भाई एक ही पाठ्यक्रम आप चाहें कि हर जगह पे लाद दीजिए, नहीं चल सकता है। विद्यालयों को स्वतंत्रता दीजिए कि वो अपने अनुरूप क्या कर सकें, पाठ्यक्रम को फॉलो करा सकें और उसमें सुधार कर सकें। शिक्षा तक पहुंच, बोल रहे हैं कि लोगों को बीच में जो बाधा बन रही है चीजें, उनको हटाइए ताकि लोग शिक्षा तक अपनी पहुंच को सक्षम बना सकें। नवोदय विद्यालयों का भैया विकास कीजिए। नवोदय विद्यालयों का हम पढ़ चुके हैं कि 4 तरीके के जो विद्यालय होते हैं, उनमें से एक ये स्पेशल टाइप के स्कूल्स होते हैं, नवोदय विद्यालय। तो यहाँ पे क्या है कि ग्रामीण लोगों के लिए यहाँ पे क्या रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया, यानी कि नवोदय विद्यालयों का विकास करिए ताकि एजुकेशन का भी अच्छा क्या हो सके, विकास हो सके। तो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि हर स्लाइड में मैंने ऐसी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया था जो कि हम जनरली टॉकिंग में यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में यही सारे क्वेश्चंस को लेके जिनकी हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।